ओजस्विता का विकास। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ओजस्विता का अधिक महत्व है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुंदर और बुलंद होता है उसमें उत्साह, प्राणवत्ता एवं प्रसन्नता भरपूर मात्रा में होती है। वास्तव में सुंदर स्वास्थ्य ही तो ओजस्विता की आधारशिला है। जहाँ स्वास्थ्य है वहीं ओजस्विता के द्वारा आनंद एवं प्रसन्नता में बढ़ोतरी होती है। वह दुख एवं वेदना का नाश होता है। ओजस्विता के कारण मानव अपने परिवेश व जीवन में रुचि लेता है। इसकी कमी में वह उदासीन तथा उत्साहहीन हो जाता है। विश्व में रुचि भी वह तभी लेता है जब उसमें ओजस्विता हो। जिस तरह स्वस्थ एवं जीवंत मोर मस्त एवं और मुक्त खुश रहता है तथा किसी का परवाह नहीं करता, उसी तरह स्वस्थ तथा ओजस्वी मानव भी प्रतियोगिता एवं अनावश्यक चिंताओं से आज़ाद होता है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा का परम उद्देश्य है बच्चों में सुंदर तथा ओजस्विता की एवं प्राणवत्ता का उन्मुक्त विकास। बुद्धि का विकास। बुद्धि के बल ही मानव ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला, सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति कर सका है। यह तो सच है। सच तो यह है कि बुद्धि को गति देने वाली शक्ति है, जिसकी जिज्ञासा नए विज्ञान की जानकारी एवं नए तथ्यों की खोज पिपासा ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा की कमी में बुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः बच्चों में जिज्ञासा की भावना को जागृत करना व उसका विकास करना, बुद्धि का विकास करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। संवेदनशीलता का प्रस्फुटन। संवेदनशील मानव में पाया जाने वाला एक विशिष्ट गुण है। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं वह पशु के समान है। वास्तव में यह हमेशा मानवीय गुण है, पशु में यह गुण नहीं होता। इसका संबंध हृदय से ज़्यादा होता है। संवेदनशीलता का संबंध हमारे संवेगों से है। यह मौलिक रूप से संवेगात्मक है। शुरू में सुखपूर्वक व्यवहार तक इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन परिपक्वता में आय वृद्धि के साथ इसका स्वरूप सहानुभूति सा हो जाता है। वास्तव में संवेदनशीलता साहस को दृढ़ एवं वस्तुनिष्ठ बनाता है। अतः बच्चों में संवेदनशीलता का प्रस्फुटन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। उपयुक्त एवं आवश्यक यौन शिक्षा। वर्तमान समय में यौन शिक्षा के अभाव में युवकों में अनेक प्रकार के मानसिक रोग व तनाव हो रहे हैं। यौन शिक्षा के द्वारा उन्हें बहुत कुछ अंशों से दूर किया जा सकता है। वास्तव में यौन भावना स्वाभाविक है। इसे दबाकर हम यौन और तज्जनित अपराधों को ही जन्म देते हैं। इसलिए आवश्यक है एवं उपयुक्त यौन शिक्षा देना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं प्रतिभा का समादर। बच्चों की शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए। उनकी रुचि, प्रवृत्ति एवं प्रतिभा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा का परम उद्देश्य है कि व्यक्तिगत प्रतिभा का समादर एवं विकास किया जाए। विज्ञान कला का शिक्षण देना। आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में विज्ञान का शिक्षण जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसके बिना आधुनिक युग की कठिन समस्याओं को समझना भी संभव नहीं है। कला का शिक्षण भी मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के लिए जरूरी है। महिलाओं तथा पुरुषों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना, सामान्य जीवन यापन एवं कतिपय मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पैदा करने के लिए बच्चियों को व्यावसायिक शिक्षण देना भी जरूरी है। अतः रसेल ने व्यावसायिक शिक्षण को भी शिक्षा का उद्देश्य रखा है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। युद्ध और वैमनस्य से तार संसार की आज सबसे बड़ी जरूरत है मानवीय सद्भावना। अतः विश्व शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए विश्व बंधुत्व की शिक्षा बहुत जरूरी है। डॉक्टर एनी बेसेंट के शैक्षिक चिंतन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, या एनी बेसेंट के द्वारा दिए गए शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, या एनी बेसेंट की शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। डॉक्टर एनी बेसेंट का शैक्षिक चिंतन। डॉक्टर एनी बेसेंट बहुत बहुमुखी प्रतिभा की महिला थी। इंग्लैंड से भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। वे जानते थे कि भारतीयों के सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक विपन्नता, धार्मिक कूपमंडूकता और राजनीतिक दासता, इन सब का मूल कारण शिक्षा का अभाव है। ये भारत की तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थीं। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर बल दिया। साथ ही शिक्षा का प्रकाश जन जन तक पहुँचाने पर बल दिया। बच्चे, युवक, वृद्ध सभी की शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। पिछड़ों की शिक्षा पर बल दिया और स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने इस बीच शिक्षा के विषय में जो कुछ भी सोचा, विचारा और किया वह सब भारतीय संदर्भ में हो। इन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी तैयार की। इनके शैक्षिक विचार किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय शिक्षा के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ इनके शैक्षिक विचारों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। शिक्षा का संप्रत्यय।
एनी बेसेंट के अनुसार बच्चों को विद्यालय में कुछ तथ्य रटवाकर परीक्षा में उत्तीर्ण करवाना भर शिक्षा नहीं है। शिक्षा द्वारा तो उनका शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। ये शिक्षा को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती थी जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं और शक्ति को विकसित किया जाता है। इनके अपने शब्दों में मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं और शक्ति को विकसित करना ही शिक्षा है। शिक्षा के उद्देश्य। एनी बेसेंट शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। यह मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। इनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। शारीरिक विकास। एनी बेसेंट के अनुसार मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है स्वास्थ्य और सुंदरता। इन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ में प्राकृतिक सौंदर्य की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है, अतः शिक्षा द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए। मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक विकास में एनी बेसेंट का तात्पर्य बच्चों की मानसिक शक्तियों, स्मृति, तर्क, विवेक तथा निर्णय के विकास से था और बौद्धिक विकास से इनका तात्पर्य बच्चों को भाषा एवं विभिन्न विषयों के ज्ञान कराने से था। ये बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास एवं उन्हें विभिन्न विषयों के ज्ञान कराने पर समान बल देती थी। संवेग और एवं चारित्रिक विकास। एनी बेसेंट ने स्पष्ट किया कि मनुष्य जो कुछ भी आचरण करता है अपने संवेगों के आधार पर करता है, अतः प्रारंभ से ही उसके संवेगों को समाज के आदर्शानुकूल प्रशिक्षित करना चाहिए। उनकी दृष्टि से इसी स्थिति में बच्चे नैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त होते हैं, उनमें आत्मबल का विकास होता है और वे चरित्रवान बनते हैं। एनी बेसेंट के अनुसार यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विकास। एनी बेसेंट के शब्दों में शिक्षा का परम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को उच्च कोटि का सामाजिक प्राणी बनाए, उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करे। इसे ही दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास। एनी बेसेंट ने भारत की असली तस्वीर देखी थी, दीनहीन की हड्डियों से झांकती गरीबी देखी थी। ये जानती थी कि बिना आर्थिक विकास के गरीबी दूर नहीं की जा सकती, जीवन स्तर का ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। अतः उन्होंने शिक्षा द्वारा बच्चों को उपयोगी कला कौशल, उद्योग एवं व्यवसायों की शिक्षा देने पर बल दिया। इसे शिक्षा जगत में आर्थिक विकास का उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य और रोटी का उद्देश्य अनेक नामों से अभिव्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय चेतना की जागृति। राष्ट्रीय चेतना में से एनी बेसेंट का अर्थ था अपनी जाति, संस्कृति एवं धर्म के प्रति गर्व की भावना और अपने देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना। इन्होंने देखा कि उस समय भारतवासियों में इस भावना की बड़ी कमी थी। इन्होंने इस पर बहुत बल दिया कि शिक्षा द्वारा बच्चों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठता से अवगत कराया जाए, उनमें उसके प्रति गौरव की भावना का विकास किया जाए और साथ ही उनमें राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र समर्पण की भावना का विकास किया जाए। धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास। एनी बेसेंट का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बहुत उदार था। ये संसार के सभी धर्मों का आदर करती थी, परंतु धार्मिक अंधविश्वासों की बड़ी विरोधी थी। ये मनुष्यों को मानव धर्म की शिक्षा देने पर बल देती थी और उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त करना चाहती थी। इनका विश्वास था कि सच्चे मानव धर्म से ही मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। इसके अनुसार कोई भी शिक्षा जो मनुष्य को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती, एक अधूरी शिक्षा है। शिक्षा की पाठचर्या। एनी बेसेंट ने शिक्षा की पाठचर्या को दो आधारों में विकसित किया है, एक शिक्षा के उद्देश्य और दूसरा शिक्षा के स्तर। शिक्षा के स्तरों में इन्होंने मानववैज्ञानिक आधार पर निश्चित किया था। यहाँ इनके द्वारा विकसित विभिन्न स्तरों की पाठचर्या रूपरेखा प्रस्तुत है। शिशु स्तर 2.5 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक एनी बेसेंट शिशु मनोविज्ञान से परिचित थी। ये जानते थे कि इस आयु के स्तर पर शिशुओं का शारीरिक विकास तेजी से होता है, उनकी इंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं और उनके व्यक्तित्व के निर्माण की नींव रखी जाती है। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य और शिशुओं के मनोविज्ञान की दृष्टि से इस स्तर पर मौखिक भाषा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया, साथ ही गणना, संगीत और खेल कूद की क्रियाओं को स्थान दिया। इन्होंने इस स्तर पर शिशुओं को ऐसा पर्यावरण प्रदान करने पर बल दिया जिसमें वे सत्य, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का सच्चा पाठ पढ़ें, या ये उनके व्यक्तित्व के अंग हैं। प्राइमरी स्तर 5 से 7 वर्ष की आयु तक। एनी बेसेंट पूर्व बाल्यकाल मनोविज्ञान से परिचित थीं। ये जानते थे कि इस काल में बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है, इसलिए इस स्तर की पाठचर्या में इन्होंने पढ़ने लिखने एवं गणित के साथ ही धार्मिक कहानियों, खेलकूद, सफाई और सामाजिक सेवा के कार्यों को स्थान दिया। लोअर सेकेंडरी स्तर 7 वर्ष से 10 वर्ष की आयु। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस काल में बच्चों की मानसिक संवेगात्मक विकास तेजी से होता है। इस दृष्टि से एनी बेसेंट ने इस स्तर की पाठचर्या में मातृभाषा के साथ संस्कृत, पाली, अरबी तथा फारसी भाषाओं, इतिहास तथा भूगोल और गणित विषयों के अध्ययन, प्रकृति अध्ययन का एवं हस्त कौशल शिक्षा को स्थान दिया। इन्होंने इस स्तर पर धार्मिक कहानियों के माध्यम से धर्म की शिक्षा देने की बात भी कही। खेल कूद एवं व्यायाम की क्रियाएँ इस स्तर पर भी चालू रहेंगी।
अपर सेकेंडरी स्कूल स्तर 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि इस आयु स्तर पर बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है और उनके संवेग स्थिर होने शुरू होते हैं। अतः इस स्तर पर लोअर सेकेंडरी स्तर के सभी विषयों मातृभाषा, संस्कृति, पाली, अरबी, फारसी, इतिहास, भूगोल, गणित और सभी क्रियाओं, प्रकृति अध्ययन, हस्तकार, खेल कूद और व्यायाम को स्थान दिया जाए और इनके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में विज्ञान विषयों और प्रारंभिक चिकित्सा एवं समाज सेवा क्रियाओं को स्थान दिया जाए। हाई स्कूल स्तर 14 से 16 वर्ष तक की आयु। हाई स्कूल स्तर को विषण ने कहा, विषण ने 6 वर्गों में विभाजित किया और 6 वर्गों के लिए अलग पाठचर्या निर्धारित की। सामान्य हाई स्कूल साहित्यिक, मातृभाषा, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भारतीय इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास तथा भूगोल। सामान्य हाई स्कूल वैज्ञानिक, मातृभाषा, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, बीजगणित और तथा रेखा गणित। सामान्य हाई स्कूल प्रशिक्षण, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, विद्यालय व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा, शिक्षण अभ्यास, प्रकृति विज्ञान तथा गृह विज्ञान। वाणिज्य हाई स्कूल, देसी भाषाएं, विदेशी भाषाएं, व्यवहारिक पत्र व्यवहार, हिसाब किताब, व्यावहारिक कानून, टंकण, शीघ्र लिपि, व्यापारिक इतिहास तथा व्यापारिक भूगोल। तकनीकी हाई स्कूल, मातृभाषा, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, व्यावसायिक इतिहास, आरंभिक इंजीनियरिंग, यंत्र विद्या तथा विद्युत ज्ञान। कृषि हाई स्कूल, संस्कृत, पाली, अरबी तथा फारसी, ग्रामीण इतिहास, भूगोल, गणित, हिसाब किताब, भूमि की नापतोल, कृषि संबंधी रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान, कृषि संबंधी ज्ञान, यंत्र ज्ञान, प्रकृति अध्ययन, बागवानी, हाइजीन तथा प्रारंभिक इंजीनियरिंग। उच्च स्तर 16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक। इस स्तर को इन्होंने दो स्तरों में विभाजित किया, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर, और दोनों के लिए पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित की है। स्नातक स्तर 16 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु। इस स्तर को इन्होंने साहित्यिक, वाणिज्य, वैज्ञानिक, तकनीकी और कृषि आदि के क्षेत्रों में विभाजित किया और इस बात पर बल दिया कि इस स्तर की पाठचर्या केवल सैद्धांतिक न हो अपितु व्यवहारिक भी हों। उसे पूरा करने के बाद स्नातक अपनी संस्कृति से परिचित हों और वास्तविक जीवन में सफल हों। स्नातकोत्तर स्तर 19 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक। इन 2 वर्षों में किसी स्नातक को वर्ग विशेष के क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस स्तर पर यह ध्यान रखा जाए कि यथा ज्ञान तथा एवं कौशल का व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। ये चैप्टर 2 यूनिट 2 खत्म हो चुकी है आपकी। अब यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 इकाई 3। प्रश्न है इसका पहला, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के योगदान को बताइए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझाइए तथा इनमें शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारणों तथा भारतीय संदर्भ में उल्लेख कीजिए। इतने सारे प्रश्न हैं, आंसर केवल एक है। सामाजिक परिवर्तन, संसार की समस्त वस्तुएं, विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि परिवर्तनशील हैं। समाज भी परिवर्तनशील है। जब सामाजिक व्यवस्था, प्रक्रिया या फिर सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से कोई अंतर दृष्टिगोचर होता है तब उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जेनसन ने सामाजिक परिवर्तनों को लोगों के कार्य तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपांतरण कहकर परिभाषित किया। डॉसन तथा गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक है। हम इस प्रकार देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में कुछ बातें होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। सामाजिक परिवर्तन की गति समय से प्रभावित होती है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी कठिन है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का योगदान। शिक्षा सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है, अतः समाज के उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। समाज का मतलब उस समाज से
जो समाज का बदला हुआ नवीन रूप है। इस बदले हुए रूप के अनुरूप इस शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी सामने आती है जबकि शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाता, लेकिन समाज शिक्षा को अपने अनुरूप ही बना लेता है। ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं जबकि सामाजिक परिवर्तन तेजी के साथ होता है और शिक्षा अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाती। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाज सैनिक शक्ति की दृढ़ता पर विश्वास करता है तो उसकी शिक्षा में सैनिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। यदि समाज लोकतंत्र में विश्वास करता है तो शिक्षा में उन तत्वों का समावेश किया जाना आवश्यक हो जाता है जिनसे कि जनतांत्रिक विचारधारा को बल मिल सके। विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है। शिक्षा पर यानी विद्यालय व्यवस्था के ऊपर सामाजिक व्यवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यालय का प्रबंध सामाजिक उद्देश्य व्यवस्थाओं पर निर्भर कहा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हें उन उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा के द्वारा विद्यालय ही करते हैं। विद्यालय पर उस देश की राष्ट्रीय नीति का प्रभाव पड़ता है। आज संसार के सभी अविकसित देशों में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है, इसलिए विचार और तकनीकी शिक्षा का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। देश में औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का परिणाम अनेक देशों में साफ दिखाई दे रहा है कि वे देश आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। उनको कोई भी चीज़ अन्य देशों से नहीं मांगनी पड़ रही है। इस आत्मनिर्भरता और शिक्षा के परिणाम स्वरूप सभी देशों के समाज में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। हर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है, यानी परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन या उन्नति होगी कैसे? सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजती है। विद्यालय भी उसी ढंग की शिक्षा का प्रबंध करता है जो शिक्षा लोग चाहते हैं। जिस समाज में शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं होती उस समाज की उन्नति करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव उस समाज के परिवर्तन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा का प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश के लोग संसार के सभी देशों से पिछड़ जाते हैं। उक्त कथन से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का विशेष हाथ होता है। अन्य शब्दों में, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित न हो तो वह उस समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकती। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से सामाजिक परिवर्तन को तीव्र गति प्राप्त होती है। यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक है। नए मशीन आविष्कारों से जीवन शैली में अंतर आता है। आज संचार प्रणाली में आई क्रांति ने नवीन युग का सूत्रपात किया है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि की खोज ने भौगोलिक दूरी को कम कर दिया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। विश्व भूमंडलीकरण की ओर प्रवृत्त है। विश्व स्तर पर सहयोगी कार्यक्रमों में निरंतर वृद्धि हो रही है। भूमंडलीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, भूकंप, पोलियो, समुद्री तूफान आदि के निदान हेतु समस्त विश्व प्रयासरत हैं। अनेक जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विश्व स्तर पर चलाए जा रहे हैं। आतंकवादी अमानवीय कृत्यों का विकराल रूप आज समस्त विश्व के लिए चुनौती बना है। सभी देश मिलकर इसका समाधान खोजने में प्रयासरत हैं। इस प्रकार तकनीकी प्रगति ने वसुधैव कुटुंबकम के चिरकालीन भारतीय आदर्श को वास्तविक रूप दिया है, जो शिक्षा द्वारा ही संभव हुआ है। विचारधाराएं। जनमत में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आता है। प्राचीन काल से अब तक सभी देशों में राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। उन सब का मूल कारण उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन ही रहा है। कई देशों जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि का इतिहास इस बात की साक्षी है कि जनमत के शक्तिशाली होने पर उनका शासन तंत्र भी बदला है। जनमत के निर्माण में शिक्षा एक प्रभावी भूमिका निभाती है। विभिन्न विचारधाराओं जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद आदि का प्रचार उनके नेताओं द्वारा शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। यद्यपि इस प्रचार में विद्यालयों की अपेक्षा शिक्षा के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। आज भी संचार के साधन समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति की ओर युवाओं का बढ़ता हुआ रुझान, परंपरागत नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों की उपेक्षा, भौतिक के प्रति लगाव आदि वैचारिक परिवर्तन को इंगित करते हैं। शिक्षा के द्वारा पश्चिमीकरण की इस प्रक्रिया में उचित, अनुचित, उपयोगी, अनुपयोगी की समझ प्रदान करके सामाजिक नियंत्रण किया जाता है तथा इस अंधानुकरण को रोककर विचारधाराओं की सही शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न किया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह जन्म लेता है और वह अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके विचारों, विश्वासों, मान्यताओं, परंपराओं और रूढ़ियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। अपने परिवार, पड़ोस, समूह, विद्यालय और समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर वह जीने का ढंग सीखता है।
उनसे सामंजस्य स्थापित करता है और उनकी संस्कृति को आत्मसात करता है। यही उसका समाजीकरण कहलाता है। जब व्यक्ति को अपने समाज से लगाव होता है, वह उसकी क्रियाओं में भागीदारी करता है। समाज के सुख दुख बन जाते हैं और समाज के पर विकट यानी पर वह अपने सुखों की परवाह न करके दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करता है। तब उसके समस्त कार्य हम की भावना से प्रेरित होते हैं और हम उसे सामाजिकृत मनुष्य कहकर पुकारते हैं। सामाजिकृत स्त्रियों एवं पुरुषों के प्रयासों से सामाजिक परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तनों में समाज के महान व्यक्तियों की निस्वार्थ उच्च मनोबल और पवित्र आत्मा की झलक होती है। शिक्षा द्वारा व्यक्तियों का समाजीकरण किया और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का रोपण करके उन्नत चरित्र का गठन किया जाता है। सांस्कृतिक कारक मानव द्वारा निर्मित समस्त परिवेश उसकी संस्कृति कहलाता है। इसमें अभौतिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की चीज़ें सम्मिलित होती हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है। दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हमारी जीवन शैली, जीवन स्तर, विचारधारा और हमारे सामाजिक संबंधों का प्रभाव डालते हैं। उनसे संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। शिक्षा हमारी संस्कृति के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा द्वारा होने वाली वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उन्नति द्वारा हम भौतिक विकास करते हैं तथा वैचारिक उन्नति से अपने आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं के नवीन रूप देते हैं। इस प्रकार शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है जो सामाजिक परिवर्तन लाता है। प्राकृतिक कारक मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करके उसे अपने उपयोग में लाने का प्रयास किया है, किंतु प्राकृतिक शक्तियाँ इतनी सशक्त हैं कि मनुष्य को उनके सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। ज्वालामुखी फटने, बाढ़ आने, भूकंप आने, सूखा पड़ने, अतिवृष्टि होने आदि खगोलीय आपदाओं से हमारी जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा द्वारा इन विपत्तियों के समय सावधानी बरतने पर सकारात्मक कदम उठाने की समझ उत्पन्न की जाती है। प्राकृतिक कारक हमारे जीवन की समृद्धि के आधार हैं, जैसे कोयले और धातु आदि की खानों तथा तेल और गैसों की कुओं की खोज से जीवन समृद्ध होता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन अनुकूल दिशा में होता है। शिक्षा द्वारा नवीन प्राकृतिक संपदा को मानव कल्याण हेतु प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। जैविकी कारक विश्व में असंख्य जनसंख्या है, जिसकी अनेक प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के मिलने से और संबंध स्थापित करने से सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है। जनसंख्या के बढ़ने घटने तथा स्त्री पुरुष अनुपात में परिवर्तन अपनाने से पारिवारिक संरचना, आर्थिक क्षमता और जीवन शैली प्रभावित होती है। विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तनों को शिक्षा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार यदि समाज जनसंख्या विस्फोट को समय से पूर्व नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तब प्राकृतिक विप्लव की स्थिति उत्पन्न होगी जो विनाश का कारण सिद्ध होगी। माल्थस की उक्त चेतावनी ने विश्व को सचेत किया है कि विभिन्न देशों की सरकारें एवं स्वयंसेवी संगठन दोनों ही जनशिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है। मनोवैज्ञानिक कारक मानवीय प्रवृत्ति परिवर्तनशील है। यह नवीन को स्वीकार करने और पुरातन को छोड़ने की ओर संचालित होती है। व्यक्ति सदैव नवीन वस्तुओं की खोज में लगा होता है। यह नवीन वस्तुएं भौतिक और अभौतिक हो सकती हैं। विदेशी संस्कृति को बढ़ते प्रभाव को देखकर हम व्यक्ति की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु प्रत्येक नवीन वस्तु लाभकारी नहीं होती। इसलिए नवीनता को स्वीकार करने में कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। इस बात की समझ शिक्षा प्रदान करती है कि नवीन वस्तु को ग्रहण किया जाए और किस पुरातन वस्तु को संरक्षित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय एकता का क्या तात्पर्य है? इसे दूर करने में शिक्षा कैसे सहायक बन सकती है? राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में शिक्षा की भूमिका विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय एकता के अर्थ को स्पष्ट करें। भारतीय संदर्भ में शिक्षा की विवेचना करें। राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषा। राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीयता का पर्याय है। राष्ट्रीयता का अर्थ किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता भावना से होता है। यह भावना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना ही राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रीयता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की व्याख्या विभिन्न प्रकार से दी गई है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की रिपोर्ट 1961 के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के हृदय में एकता, संगठन, सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति शक्ति की भावना का विकास किया जाता है। ब्रूबेकर के अनुसार
ब्रेवेकर के मतानुसार राष्ट्रीयता साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध के साथ साथ जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संबंध भी प्रदर्शित होते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम राष्ट्रीयता के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना में देश प्रेम के तत्व निहित होते हैं, जो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। सच्ची राष्ट्रीयता वही है जिसमें व्यक्ति देश हित, राष्ट्र हित के लिए सभी कुछ त्याग देने के लिए तत्पर रहता है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा संस्थानों तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। इसकी उपयोगिता राष्ट्रीय एकता समिति ने स्वीकार भी की थी। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकता का भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। देश में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा 10+2+3 को यदि अच्छी तरह से सारे देश में लागू करने का प्रयास किया जाए तो राष्ट्रीय एकता लाने में सहायता दे सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली बनाने पर बल दिया है। प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर ऐसा कार्यक्रम तैयार करें कि सभी बच्चे एक ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाकर राष्ट्र सेवा, त्रिभाषी फार्मूला, इतिहास इत्यादि को अनिवार्य बना देना चाहिए। हर शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उद्देश्य रखे हुए हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा परीक्षा प्रधान है। उनमें बच्चों के स्वास्थ्य, आचरण, भावनाओं इत्यादि का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हों और उनके माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का भरने का प्रयास किया जाए। दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम। सभी विद्यालयों का कार्यक्रम 15 मिनट की सामूहिक सभा से आरंभ होना चाहिए। इसमें राष्ट्रगान, नैतिक शिक्षा आदि की बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए। समय समय पर राष्ट्रीय एकता पर भाषण दिए जाने चाहिए। बच्चों व अपनी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के बारे में बताना चाहिए। शिक्षा विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। शिक्षण विधियों का संबंध परोक्ष रूप में अध्यापक के छात्रों के साथ व्यवहार से होता है। अतः शिक्षण की उन विधियों का चुनाव करना चाहिए जिनमें अध्यापक सभी बच्चों की समान रूप से सहायता कर सकें और सभी बच्चों को अपनी योग्यता अनुसार विकसित होने के समान अवसर प्राप्त हों। राष्ट्रीय नेताओं का जन्म दिवस मनाना। विद्यालयों में राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाकर बच्चों को भी राष्ट्रीय एकता की भावना भरी जा सकती है। इसके जन्म दिवस मनाते हुए हम बच्चों को नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हें भी इन राष्ट्रीय नेताओं के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को मनाना। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों के 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाकर बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। भ्रमण। अध्यापक एवं छात्रों में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए देश के विभिन्न भागों, विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को भ्रमण करने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे उन्हें अपने देश की विशालता और राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होगा और उनमें एकता की भावना का विकास होगा। अध्यापक बच्चों के लिए आदर्श इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्यापक राष्ट्रीय की भावना से पूर्ण हो। उसको राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा के प्रति उनमें श्रद्धापूर्ण सम्मान होना चाहिए। यदि अध्यापक राष्ट्रध्वज के नीचे खड़ा होकर पहले अपने आप को भारत राष्ट्र का नागरिक समझता तो बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा अध्यापक का धर्म होना चाहिए और इस भावना को प्रदर्शन उन्हें विद्यालयों में अपने कार्य को पूरा करके बताना चाहिए। अध्यापक को सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। अध्यापक को अपने नैतिक प्रवचनों में इस बात पर बल देना चाहिए कि जाति, धर्म, संप्रदाय और किसी भी अन्य से राष्ट्र ऊंचा राष्ट्र होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर निम्नलिखित कार्यक्रमों को सही दिशा तभी दी जा सकती है जब अध्यापक स्वयं राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर सामने आए। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का आदान प्रदान। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आदान प्रदान होना चाहिए। एक प्रांत के बच्चों को दूसरे प्रांतों में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर प्रांतीय भावना का विकास होगा तथा यह राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायक होगा। राष्ट्रीय विकास पर शिक्षकों का आदान प्रदान। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय इस प्राध्यापकों के राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होना चाहिए। जब भिन्न भिन्न भाषा, जाति, धर्म और संप्रदाय के अध्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इनके माध्यम से भिन्न भिन्न संस्कृतियों का तालमेल होगा। इनका यह तालमेल बच्चों में सांस्कृतिक भावना का विकास करेगा और यह राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायक होगा तथा पूरा देश एकता के सूत्र में बंधेगा।
राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यद्यपि हमारे देश में संविधान के अनुसार 15 भाषाओं की मान्यता है, लेकिन हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दे रखा है। अतः राष्ट्रभाषा के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। पाठ्यपुस्तकों में सुधार। पाठ्यपुस्तकों का पुनः अवलोकन किया जाना चाहिए और उनमें से ऐसी सामग्री निकाल देनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हों। इन पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता में सहायक होने वाली सामग्री का समावेश होना चाहिए। इसके लिए देश की विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति से सभी विषय सामग्री का चुनाव करना चाहिए। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा। राष्ट्रीय एवं भावात्मक शिक्षा के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का होना बड़ा आवश्यक है। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों जो संकीर्ण भावनाओं के नहीं होते, उनमें भावात्मक एकता आ जाती है। रेडियो तथा टेलीविज़न का प्रयोग। रेडियो तथा टेलीविज़न पर ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएँ जो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक हों। हमारे देश में ऐसे प्रयास किए जाते हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न पर विभिन्न भाषाओं के पाठ तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों, सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित कथा, नाटक, गीत और कविताएं आदि प्रसारित होते रहते हैं। इससे बच्चों को पूरे देश की झांकी देखने में सहायता मिलती है। पेन फ्रेंड्स तथा उपहार। कई बार समय या धन के अभाव के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, परंतु उनमें पत्रों द्वारा मित्रता स्थापित हो सकती है। कुछ पत्रिकाएं भी इसमें योगदान दे सकती हैं। ये पत्रिकाएं ऐसे विद्यार्थियों के पते और रुचि आदि का विवरण दे सकती हैं जो पत्र मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। इन पत्रों में वे अपने क्षेत्रों के पक्षों की महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों को दे सकते हैं। कभी कभी कोई छोटी मोटी सौगात भेजकर अपने क्षेत्र की कला की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। पुस्तकालय। पाठशाला के पुस्तकालय में अधिक और ठीक प्रकार से पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिनको पढ़ने से भावात्मक एकता को प्रोत्साहन मिले, ना कि दूसरे धर्मों, जातियों तथा क्षेत्रों के प्रति घृणा के भाव आएं। शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? शिक्षा सिद्धांत में इसका योगदान क्या है? प्रकृतिवाद का अभिप्राय परिभाषा। दार्शनिकों के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसमें विचारों की तुलना में व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। प्रकृतिवाद आत्मा, परमात्मा जैसी अलौकिक बातों में विश्वास नहीं करता। प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक विचारों का कोई महत्व नहीं है। हर वस्तु का जन्म प्रकृति से होता है और उसका अंत भी प्रकृति में ही होता है। प्रकृति की संपूर्ण जगत की नियंता है। प्रकृति से परे या प्रकृति के बाद कुछ भी नहीं है। यूँ कहा जाए कि प्रकृति ही नियम है और वही नियंता भी है। प्रकृति ही साधन है और वही साध्य भी। प्रकृति ही आदि और अनंत, प्रकृति ही अंत भी। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही मनुष्य का धर्म एवं सामाजिक आधार मानता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रकृतिवाद को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखते हैं। जायज़ के शब्दों में, प्रकृतिवाद एक ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसमें प्रभुत्व विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, अंतर्ज्ञानात्मक एवं पदार्थ जगत से परे की अनुभूतियों को बहिष्कृत किया जाता है। पैरी के अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से यह इस बात पर दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जेम्स बार्डे के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च प्रदान करता है। थॉमस और लेक के शब्दों में, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। प्रकृतिवाद का दार्शनिक आधार। प्रकृतिवादी दार्शनिकों का मानना है कि इस सृष्टि की रचना परमाणुओं के संयोग से हुई है। इसके अनुसार जो कुछ हम देखते हैं वह परमाणुओं के संयोग का फल है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है। इसमें आत्मा नामक चेतन तत्व नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है। सब कार्य नियमानुसार होते हैं, इसलिए मनुष्य भी नियमाधीन है और इसमें स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये नियम प्रकृति के स्वयं नियम हैं। प्रकृति के नियम शाश्वत और एवं अपरिवर्तनीय हैं। इसमें प्रयोजन नाम की वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें परिवर्तन किसी प्रयोजन से नहीं होते, वरन कार्य कारण संबंध के आधार पर अपने आप स्वयं हो जाते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ, उसके बाद साधारण जातियों से पौधे से निम्न वर्ग के जीव जंतु, निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु और पशु से मानव का निर्माण हुआ है।
उनकी यह विचारधारा जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद कही जाती है। पर आत्मा परमात्मा के विषय में सभी प्रकृतिवादी एक मत हैं। आत्मा को तो ये एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा जैसी किसी अवधारणा को नहीं मानते। इन विचारकों के अनुसार प्रकृति भी अंतिम सत्य है। प्रकृतिवादी दार्शनिक प्रकृति की अवधारणा में उन रचनाओं को शामिल करते हैं जो प्रकृति ने इस सृष्टि से उत्पन्न की हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, जैसे पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और वन्य जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। जैसे पहले होती थी वे आज भी होती हैं और वैसे भविष्य में होती रहेंगी। उदाहरण के लिए बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनकी रचना समान तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से वाष्प, जल और जल से बर्फ, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। मूल पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृति मानता है और इनके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। प्रकृतिवादी विद्वानों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि मानव को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। प्रकृतिवादी मानव को किसी भी नियम से जकड़ कर रखने के आदी नहीं थे। ये मानव की अनुमुक्तता के पक्षधर थे। इनका तर्क है कि जिन कार्यों को करने में मनुष्य को सुख मिलेगा उन कार्यों को वह करेगा, और जिन कार्यों को करने से उसे दुख का अनुभव होगा उन्हें वह अपने आप त्याग देगा। प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत। प्रकृतिवाद के दिमाग मनुष्य की ताकत और शरीर द्वारा संचालित होने वाली समस्त क्रियाओं का स्रोत है। नैतिक मूल प्रवृत्ति, जन्मजात अंतरात्मा, परलोक, व्यक्ति का अमरता, ईश्वर की प्रार्थना शक्ति और इच्छा की स्वतंत्रता भ्रम है। इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। मानव भी वस्तु का ही रूप है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क घटना है। यह उच्च कोटि के जीव में अधिक विकसित नाड़ीमंडल का समूह है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। इंद्रियों का अनुभव ही ज्ञान और सत्य का आधार है। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएं विज्ञान की खोजों और मशीनों के आविष्कारों के माध्यम से परिवर्तित कर दी गईं। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय प्रकृति नियम सब घटनाओं को भली भांति स्पष्ट करते हैं। प्रकृतिवादी के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, अतः समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। प्रकृति में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा का प्रयोजन। प्रकृतिवाद व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों की रक्षा करना चाहता है। यह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकार सदैव सुरक्षित रहें। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें समानता, भ्रातृत्व, सरलता तथा स्वतंत्रता स्वाभाविक गुण समाज के सदस्यों में वर्तमान में रहे। इस प्रकार प्रकृतिवाद के शिक्षा उद्देश्य में हमें व्यक्तित्व की झलक देखने को मिलती है। रूसो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कामना करता है जो कृत्रिम समाज की झंझटों तथा अधिकारवाद के बंधनों से मानव की रक्षा करेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा किसी भावी जीवन की तैयारी कर रहे हैं। प्रयुक्त शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बालक से बालक पर ला दी जाएगी, वरन शिक्षा तो स्वयं बालक के विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के प्रधान उद्देश्य एक ऐसे स्वाभाविक राज्य की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा होती है, जिसमें साधारण जनता की स्वाभाविक रुचियों का प्राधान्य रहता है, जहाँ व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छाओं और रुचियों का अवदमन नहीं किया जाता, और जहाँ कृत्रिम समाज की कृत्रिम कलाओं और विज्ञान को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अवसरों में समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों में समानता की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं का वर्णन कीजिए तथा इन विषमताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अवसरों की समानता। इस यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स धारा 1 और धारा 2 के अंतर्गत मानवीय अधिकारों में समानता के अवसरों को स्वीकार किया है। धारा 1 सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र अतः वे सम्मानजनक तथा समान अधिकारों के हकदार हैं। वे सभी तर्क एवं चेतना से अभिपूरित हैं तथा उन्हें परस्पर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। धारा 2
प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हकदार है, अतः उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीतिक मतों द्वारा पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विश्वव्यापी आंदोलन ने भारतीय संविधान भी प्रभावित हैं। संविधान के क्रियान्वयन के साथ ही 1950 में भारत में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी गई है। इन्हीं समानताओं को लक्ष्य मानकर शिक्षा को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक राजनीतिक प्रगति का समुन्नत मार्ग माना गया है। इसकी आबाद प्रगति के लिए सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, समान अवसरों को जुटाया गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता शब्द से तात्पर्य उन समस्त परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके और सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। प्रसिद्ध राजनीतिविद प्रोफेसर लास्की ने लिखा है, समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार किया जाए अथवा सभी को समान वेतन दिया जाए। यदि एक में पत्थर ढोने का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति का समान अवसर मिले। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक का शारीरिक, मानसिक, संवैगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने में भी है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था, उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था, ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सकें। भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताएं। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य के बिंदु 7.1 में शिक्षा अवसरों की विषमताओं की जटिलताओं का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया गया है। ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता। बुद्धि, नैतिक, न्याय और घनिष्ठता की दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था में बहुत अधिक असमानता है। यद्यपि जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए बहुत कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। समृद्ध लोग शहरों में निजी रूप से चलाई जाने वाली अच्छी शिक्षण संस्थाओं का लाभ लेते हैं तथा यही व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के आंतरिक स्थानों में बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षाकृत दयनीय दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। लिंग और जाति पर आधारित विषमता। इस प्रपत्र के बिंदु 7.2 में लिंग पर आधारित असमानता तथा जातिगत असमानता के बिंदु की विवेचना निम्नलिखित रूप में की गई है। लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों ने पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके उपरांत भी वे शैक्षिक उपलब्धि के अंतिम सोपान पर हैं। बालिकाएं दो घर गृहस्थी के कार्यों में अपनी दत्तचिंतता तथा सामाजिक कुरीतियों के शिकार होती हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे ऐसी अयोग्यताओं जो स्थानों के आरक्षण से नहीं दूर की जा सकती हैं के कारण उन्नति नहीं कर सकते। इनमें अधिकांशतः पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के कारण बाल्यकाल के कुपोषण, सामाजिक अकेलापन की भावना, कार्य करने के खराब आदतें तथा अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास के अभाव के कारण समुचित विकास नहीं कर सकते। वही अपने को समान धारा के छात्रों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक दबावों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा उनकी योग्यताओं में बढ़ोतरी करने हेतु एवं समाज की प्रमुख धारा में उन्हें समन्वित करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। डॉक्टर त्यागी एवं पाठक के मत। इन्होंने शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख क्रमबद्ध के रूप में किया है। जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक एवं कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को ऐसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल पाता है जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएं उपलब्ध हैं। इस देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन देखने को मिलता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के शैक्षिक विकासों में बहुत बड़ा अंतर मौजूद है और एक जिले से दूसरे जिले के विकास में भी बहुत और भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की विषमता एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है और बहुत थोड़ा भाग धनी। किसी शिक्षा संस्था के समीप होते हुए भी गरीब परिवारों के बच्चों को वह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवार के बच्चों को आसानी से मिल जाता है।
शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और बड़ा दुस्साध रूप विद्यालयों तथा कॉलेजों को अपने अपने विभिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जब किसी विश्वविद्यालय या वृत्तिक कॉलेजों जैसी संस्था में प्रवेश उन अंकों के आधार पर दिया जाता है जो माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर दी जाए गई सार्वजनिक परीक्षा में परिणाम हुए हैं परीक्षा में प्राप्त हुए हैं और प्रवेश साधारणतः इसी आधार पर होता है, तब देहाती क्षेत्र के साधारणहीन ग्रामीण विद्यालय में पढ़े छात्र के लिए यह कसौटी या मापदंड एक समान नहीं रहता। घरेलू पर्यावरण में भिन्न भिन्न होने के कारण भारी विषमताएं उत्पन्न होती हैं। देहात या घर के शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले और अनपढ़ माता पिता की संतान को शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिलता, जो उच्चतर शिक्षा पाए हुए माता पिता के साथ रहने वाली उनकी संतान को मिलता है। भारतीय परिस्थितियों ने निम्नलिखित दो प्रकार के शैक्षिक विषमताओं को प्रमुख से जन्म दिया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर, उन्नत वर्गों तथा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जनजातियों के बीच शैक्षणिक विकास का अंतर। भारतीय शिक्षा नीति 1986 के खंड चौथे में शैक्षिक विषमताओं के निम्नलिखित क्रम वर्गीकृत किया गया है। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग और क्षेत्र, अल्पसंख्यक, विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा आदि। शैक्षिक विषमताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान। शैक्षिक विषमताओं को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली होंगी तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी। अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यवसाय या धंधा करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव के साथ नहीं बरता जाएगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा। अनुच्छेद 25 हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा समस्त हिंदुओं के लिए खोलना। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा पोषित और राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी संस्था में प्रवेश कर किसी भी तरह से प्रतिबंध निषेध। अनुच्छेद 46 इन जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव। अनुच्छेद 146 केंद्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण व अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 व 335 संसद और विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उनकी देखभाल करने के लिए विशेष कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को उसकी दशा स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस महत्वपूर्ण पद पर M.A. श्रीकांत व सुप्रसिद्ध गांधीवाद व सामाजिक मानव डॉक्टर N.K. बोस कार्य कर चुके हैं। प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली कमिश्नर की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जीवन में द्रुत गति से प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते रहे हैं। इन जातियों में परिवर्तन लाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान करना हमारा पहला कर्तव्य है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया कि बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र वह शासन पद्धति होती है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है और मताधिकार का समुचित प्रयोग करने के लिए मतदाता को कुछ सामान्य शिक्षा देना आवश्यक है। आपके विचार से आदर्श जनतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? क्या आप सुनियोजित जनतांत्रिक नागरिकता और मूल्यों की शिक्षा देना चाहेंगे? शिक्षा में प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? भारतीय परिस्थितियों में यह विचार कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है? लोकतंत्र समाज में शिक्षा क्या उद्देश्य होने चाहिए? लोकतंत्र समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? उनमें से किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र को भारतीयों ने शासन तथा जीवन शैली दोनों रूपों में स्वीकार किया है। लोकतंत्र को समस्त शासनों में उच्चतम स्थान प्राप्त है। लोकतंत्र वह शासन है जो जनता द्वारा जनता के लिए है। लोकतंत्र एक प्रकार का सामाजिक संगठन भी है। यदि देश में लोकतांत्रिक संगठन नहीं है तो हम उसको वास्तविक रूप से लोकतंत्र का नाम नहीं दे सकते। सामाजिक संरचना लोकतंत्र आधार तभी तो हो सकती है जब उसमें समानता तथा बंधुत्व की भावनाओं का समावेश हो, साथ ही वर्ग, जन्म या संपत्ति पर आधारित समस्त भेदों का अभाव हो।
लोकतंत्र एक आर्थिक संगठन भी है जिसमें व्यक्ति अभाव तथा भय से मुक्त रहता है, साथ ही उसकी मौलिक आवश्यकताओं रोटी कपड़ा और मकान को संतुष्ट किया जाता है और उसे जीवन यापन के सामान्य स्तर को प्रदान करने का आश्वासन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज को आर्थिक समानता की ओर अग्रसर कराने के लिए कदम उठाए जाते हैं। लोकतंत्र एक मानसिक अभिवृत्ति है। मानसिक प्रवृत्ति के रूप में लोकतंत्र सामान्य व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करता है। इसका आशय है कि समस्त व्यक्तियों में गुणों का समावेश होता है और उसमें और वे उनसे रहित नहीं हैं। अंत में जॉर्ज काउंट्स के शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक शासन के रूप में अधिक है। यह एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य द्वारा शोषण घृणित है। यह जीवन का एक ढंग है जिसमें मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा अनंत मूल्य का माना जाता है। यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित की उन्नति के लिए कार्य करती है। एक शब्द में लोकतंत्र वह समाज है जिसमें समान स्त्री और पुरुष अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अभिवृत्त करते हैं। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए एक समाज है। लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। लोकतंत्र शासन अब्राहम लिंकन के द्वारा था। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन का प्रकार जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। गिडिंग्स के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। 20वीं सदी के प्रजातंत्र के से तात्पर्य एक राजनीतिक जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता और ऐच्छिक वृत्ति के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र की विशेषताएं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं। एक अच्छे लोकतंत्री शासन की व्यवस्था निम्नलिखित है। जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं। उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। गार्नर के अनुसार लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण तथा और लोकप्रिय उत्तरदायित्व का व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शासन एक गुण सार्वजनिक शिक्षण है। अच्छा लोकतंत्र अपने क्रियाकलापों शासन प्रणाली द्वारा संपूर्ण समाज का शिक्षण करता है। अतः स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के शिक्षण प्राप्त होता है। बर्न्स के अनुसार सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं किंतु अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए अच्छा शासन स्वशासन है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। मनोविज्ञान के अनुकूल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उनसे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन मताधिकार है और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ और अस्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करते हैं। हार्किंग के अनुसार लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है। जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके नैतिक चरित्र को उच्च करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। देशभक्त का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। जे.एस. मिल के शब्दों में लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार शासन का संचालन करता है और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों के पहले अपदस्थ कर सकती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता।
समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी ही स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र इस बात को अस्वीकार करता है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। वर्ण या तो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और रंग, लिंग और संपत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों के विजय पर बल दिया जाता है और साम्यवादी सरकारें में विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं, किंतु लोकतंत्री सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। वर्ग के अनुसार लोकतंत्री आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में स्वतंत्रता का वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। जैसा कि मेयो ने कहा, एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लोकतंत्र शिक्षा का महत्व। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार शिक्षा है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी दशा में लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। इस कारण ही संसार के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीतिक के उत्तरदायित्व को वहन कर सकता है। लोकतंत्रात्मक देशों में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। इस अधिकार के द्वारा ही वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है। शिक्षित नागरिक ही मतदान का उपयोग ठीक ढंग से कर सकता है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाती है जिससे वह उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से शासन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके। वह नागरिकों के चरित्र का उत्थान करती है और उनमें प्रेम तथा उत्साह की भावना का संचार करती है एवं राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र के असफल होने की पूर्ण संभावना रहती है तथा प्रजातंत्र के दोष उभर कर सामने आ जाते हैं। भारत में जनतंत्र और शिक्षा। 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होकर भारत ने जनतंत्र के सिद्धांतों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तथा न्याय के आधार पर जनतंत्री सरकार का गठन किया। 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू करके यह घोषित कर दिया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जो संपूर्ण भारतीय जनता के लिए विचार अभिव्यक्ति। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो संपूर्ण भारतीय जनता के लिए विचार अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा सभी नागरिकों में बंधुत्व की इस भावना को विकसित करके राजनीतिक, आर्थिक तथा एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा। क्योंकि इन चारों आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को परम आवश्यक समझा गया है, इसलिए संविधान में धारा 45 के अनुसार यह घोषणा कर दी गई कि देश के सभी राज्य स्टेट्स संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। संविधान की उपर्युक्त घोषणा के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार सामान्य एवं तथा स्वस्थ बालकों के अतिरिक्त गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे तथा मंद एवं प्रखर बुद्धि वाले सभी बालकों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा तकनीकी आदि सभी प्रकार के स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों का आयोजन कर रही है। क्योंकि जनतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्र में एकता की भावना का विकसित होना परम आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक राज्य की सरकार यह प्रयास कर रही है कि देश के प्रत्येक नागरिक जातीयता तथा भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बंध जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां एक ओर देश के सभी बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है, वहां दूसरी ओर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि भारतीय जनतंत्र को सफल बनाने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारें सभी मिलजुल कर अथक प्रयास कर रही हैं, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी देश की जनता में जनतंत्र के आदर्शों में मूल्यों को विकसित नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारत में जनतंत्र इतना सफल नहीं हो पाया कि जितना कि होना चाहिए था। इस असफलता का एकमात्र कारण है शिक्षा की कमी। धनाभाव के कारण न तो अभी तक संविधान की घोषणा अनुसार 14 वर्ष के तक बालकों की अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा ही हो पाई है और न ही अभी प्रौढ़ शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हुई है। यही नहीं, केंद्रीय सरकार
की ओर से नियुक्त किए गए विभिन्न आयोगों को द्वारा निर्धारित किए शिक्षा के उद्देश्य भी अभी तक केवल पुस्तकों तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न तो जनतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम ही निर्माण किया गया है और न ही जनतांत्रिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। बालकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा शिक्षा अधिकारियों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों एवं बालकों के बीच बढ़ता हुआ तनाव आदि सभी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारी शिक्षा में जनतंत्र असफल हो गया है। क्योंकि जनतंत्र की सफलता ऐसे सुयोग्य सचित्र तथा सुशिक्षित नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है, जो अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन करते हुए जनतंत्र के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करते हों। इसलिए उक्त सभी गुणों से परिपूर्ण नागरिकों के निर्माण हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। यदि हमारी सरकार इस ओर सतर्क हो जाए तो भारतीय जनतंत्र अवश्य ही सफल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इकाई चतुर्थ यूनिट 4 को पढ़ा जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए रिवीजन अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।